बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स, मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका 3 ओडीआई मैचेस की सीरीज जिसका फातिहाना आगाज कर दिया गया पाकिस्तान की जानिब से रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। कल हमने देखा कि टॉस जीता श्रीलंका ने। टॉस जीतकर उन्होंने पहले दावत दी जी पाकिस्तान को कि आएँ आप बैटिंग करें और जितना भी टारगेट देंगे हम उसको चेज करेंगे क्योंकि सेकंड इनिंग में ड्यू फैक्टर सबके माइंड में था। दोनों कप्तानों ने कहा कि अगर हम टॉस जीते तो पहले फील्डिंग ही चूज करते, क्योंकि ड्यू फैक्टर में बॉलर्स को खासी मुश्किल पेश आती, तो टारगेट जितना भी हो वो चेज करना कदरे आसान हो जाता है। और ऐसा कल दिखा भी हमें। श्रीलंका ने जनाब आखिरी ओवर में आकर ये मैच जो है वो पाकिस्तान ने अपने नाम किया। आखिरी ओवर तक ये मैच श्रीलंका जो है वो ले गया और इस तरह से अगर देखा जाए तो 293 रन पर 3 खिलाड़ी आउट हुए और पाकिस्तान ने 299 विद द लॉस ऑफ 5 विकेट 300 रन का टारगेट दिया था और ये सारी सूरत हाल बनी रही। कल दोनों जानब से एक्स्ट्रा बहुत दिए गए। एक्स्ट्रा रन जो है पाकिस्तान ने टोटल देखा जाए तो 31 रन एक्स्ट्रा, जिसमें 26 वाइड बॉल किए गए। 26 वाइड के साथ पाकिस्तान ने जनाब ये 293 रन उनके बनाए। ऑन दी अदर हैंड अगर उनकी बात की 13 वाइड जोन की और 24 ओवरऑल एक्स्ट्रा रन की बात की जाए। अब फ़खर जमान साहब आए, उन्होंने 32 रन की इनिंग्स के लिए। साइम अयूब जो है वो एक मैच चलते हैं, 2 फ्लॉप होते हैं, तीसरा चलते हैं, फिर इस तरह से सूरत हाल उनकी चलती रहती है। बाबर आजम कल 29 रन बनाकर चलते बने, लेकिन मर्दे मैदान 105 रन की इनिंग्स के लिए सलमान अली आगा ने, जो कि T20 के कप्तान भी हैं। अब सवाल पूरी कौम का यही है कि जब ये कप्तान बनते हैं तब इनकी परफॉर्मेंस पे डिप आ जाता है और वो खुद अग्री भी करते हैं इस बात पे। वो कहते हैं कि बिल्कुल ठीक है, जब से मैं कप्तान बना हूं मेरी वो परफॉर्मेंस वो नहीं रही, मेरा वो फ्लो नहीं रहा, लेकिन मैं इस पे काम कर रहा हूं, बेहतरी की जानिब गामजन है। लेकिन ओडीआईज में अगर ये पिछले 3 ओडीआईज की बात करें अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, उसमें भी इनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी रही। इस पहले मैच में भी 105 रन आगा की 105 रन की बदौलत जो है आगा और हुसैन तलत की ये जो पार्टनरशिप लगी, पाकिस्तान 299.5 और एंड पर आकर मोहम्मद नवाज ने परफॉर्मेंस दी। बॉलिंग में शाहीन शाह अफरीदी ने 10 ओवर करवाए, कप्तान जी ने 50 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की। ठीक है, उसके बाद नसीम शाह और हारिस रऊफ 10-10 ओवर 55, 61 और 2 और 4 इन्होंने आउट किए। इस सारी सूरत बात करते हैं। इसके अलावा हारिस रऊफ की बात हो रही तो उन्होंने कहा कि ना मैं टेस्ट क्रिकेट के लिए अवेलेबल हूँ। ये इनकी अपनी स्टेटमेंट है। ये वही हारिस रऊफ हैं जिनको ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए तरले किए गए कि जनाब इस सीरीज में आपकी ज़रूरत है पाकिस्तान को, बट ही सेड कि जनाब मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलता, मेरा टेम्परामेंट ही टेस्ट क्रिकेट वाला नहीं है, मैं तो ओडीआई बहुत मुश्किल कहता हूँ, मुझे तैयार ही 4 ओवर के लिए किया गया है, T20 क्रिकेट के लिए किया गया। तो ये कहना था उनके कोच का भी, यानी कि आकिब जावेद साहब का भी। अब वो खुद कह रहे हैं कि जनाब जैसे ही मुझे क्रिकेट मिलेगी टेस्ट क्रिकेट मैं खेलने को तैयार हूं। इस पर बात करेंगे। उसके अलावा जी इंडिया की एक और साजिश जो है वो नाकाम होगी अगेंस्ट पाकिस्तान। जो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के हवाले से उन्होंने 2 टियर सिस्टम बनाने की एक नाकाम कोशिश की थी, एक सजेशन दी थी जिसमें उनको नाकामी का सामना करना पड़ा है। अब जो है आईसीसी ने ऑफिशियली ये 2 टियर सिस्टम जो है इसको कह दिया कि जनाब इसको हम अप्लाई नहीं कर सकते। ऑब्वियसली इसमें दीगर बोर्ड्स भी शामिल होंगे, जिसमें न्यूजीलैंड को बहुत सारे कंसर्न्स थे उसके भी, और मीनवाइल पाकिस्तान को तो थे ही थे। ये सारी सूरत पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक क्रिकेटर फहद लियाकत साहब, इसके साथ सीनियर एनालिस्ट अहमद सईद ने ज्वाइन किया। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। कल के मैच से आगाज कर लेते हैं। फहद साहब, हुजूर कल 300 रन का टारगेट तो दे दिया गया और 300 रन बनाना पाकिस्तानी बैटिंग की जानिब से एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि हमारी जो सोच है ना वो 240, 45, 50, 60 से आगे नहीं जाती। तो हमने 299 कर लिए। उसके बाद ये हुआ कि हमने आखिरी ओवर में 2 गेंदों पर 9 रन चाहिए थे, वो भी अगर शुक्रिया करना चाहिए हमें थिकसाना का कि उनसे नहीं लग पाया, वरना तो ये रन हमने चेज करवा दिए थे। क्या कहेंगे हमारी बॉलिंग पे सर पहले? थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। देखिए हमजा, हमारा बेसिकली ना काफ़ी सारे इश्यूज हैं। एक्चुअली हम लैग करते हैं कॉम्बिनेशंस बनाने में। अब आप देखो कि शाहीन, पहले मैं ज़रा कप्तानी से शुरू होऊंगा, क्योंकि कैप्टन इज मेन चीज़ होती है, जिसने स्ट्रेटजी बनानी होती है, जिसने ओवर्स देने होते हैं। अब शाहीन का जो कप्तानी का एक्सपीरियंस चल रहा है वो लाहौर कलंदर का चल रहा है। बेसिकली इनको शाहीन को अगर कैप्टन बनाना ही था, इन पे बड़ी मजबूरी थी या कोई प्रेशर था कि यार इस लड़के को कैप्टन बनाना है किसी टीम का, तो इनको T20 का कैप्टन शाहीन को बनाना चाहिए था। फिर अगर इनको बहुत सारी मजबूरी थी कि जी सलमान अली आगा को भी कप्तान का बिल्ला लगाना ही लगाना है, तो सलमान अली आगा को वनडे का कैप्टन बनाते हैं जिसमें वो परफॉर्म कर रहा है। और शाहीन जो है वो पहले तो उसका बड़ा बैड पैच रहा है ड्यू टू इंजरी एंड सो मेनी थिंग्स, लेकिन T20 में आपने लास्ट देखा होगा कि शाहीन का जो रिदम था वो वापस आ रहा था। अब एक बंदा जो ऑलरेडी इतने बड़े स्लम से गुजर रहा है और वो अगर रिदम में आ ही रहा है, तो आप उसको पहले रिदम में आने तो दो। आपने उस पर फौरन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रख दी वनडे की कैप्टन से
मेरे हिसाब से तो आई एम वेरी सॉरी टू से, आई लाइक शाहीन, ही इज अ ब्रिलियंट बॉलर, बट उसका ये मतलब नहीं होता। देखिए वो कहते हैं कि राइट मैन शुड बी फॉर द राइट जॉब। सो शाहीन की तो मेरे हिसाब से 11 में जगह ही नहीं बनती है वनडे में। आपने उसको कप्तान बना दी है। सेम गोज विद सलमान अली आगा, उसकी T20 की 11 में जगह नहीं बनती, आपने उसको T20 का कप्तान बना दिया है। तो बेसिकली जब प्लेयर को ना अंदर से भी पता होता है, प्लेयर की भी एक गट फीलिंग होती है, प्लेयर को पता होता है कि यार मेरी जगह नहीं बन रही है और मुझे फिर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है। तो उस थिंकिंग को लेके जब प्लेयर चलता है ना ग्राउंड के अंदर, तो वो टू मच ऑफ प्रेशर होता है उसके ऊपर, उसकी अपनी परफॉर्मेंस का प्रेशर होता है, फिर पाकिस्तान को जिताने का प्रेशर होता है। तो बेसिकली आप अपने लड़कों को खुद फंसा रहे हो। मुझे तो नहीं समझ आ रही कि रिजवान के साथ क्या इंटरनल मामला इनका हुआ कि हमने महल है कितने सालों बाद साउथ अफ्रीका को जाके साउथ अफ्रीका में सीरीज हराई, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराई, आपने रिजवान को क्यों चेंज किया है? यही तो सवाल कप्तान रिजवान का होता है बनाने कि पड़ते भाई हैं। मुझे बताया तो जाए कि आखिर मैंने किया क्या है। मैं साउथ अफ्रीका में सीरीज जितवा के दी, ये मेरा कसूर है, या ऑस्ट्रेलिया में मैंने सीरीज जितवाई 22 साल के बाद, ये मेरा कसूर है। लेकिन पीसीबी जो है वो जवाब देने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि जनाब जस्ट वेट एंड वॉच, आपको बस हटा दिया गया है। और शाहीन शाह अफरीदी ने कहा था कि उन्होंने खुद स्टेप डाउन किया है। नहीं, गलत कहा है शाहीन ने। कोई क्यों स्टेप डाउन करेगा? बेसिकली अब मैं तो कुछ जाहिर है क्रिकेट का हिस्सा हूँ 20-25 साल से, मैं इनकी सारी इंटरनल पॉलिटिक्स को समझता हूँ। ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। इन लड़कों ने ना बेसिकली सबसे जो हमने टीम की बर्बादी की थी ना, हमें जो सरफराज को या शुएब मलिक को अभी लेके चलना चाहिए था, और उसके उनके साथ साथ एक कैप्टन को ग्रूम किया जाता। आपने एकदम सरफराज से कप्तानी छीनी, आपने बाबर को दे दी। बाबर ने फिर, क्योंकि बाबर परफॉर्मर था और उन दिनों में फॉर्म लगी हुई थी, बाबर ने अपनी बादशाहत समझ ली और वो अपनी बादशाहत चलाता रहा, जिसकी वजह से उसका और शाहीन के डिफरेंसेस पैदा होते गए। फिर आपने सोने पे सुहागा किया, आपने बाबर को हटा के शाहीन को कैप्टन बना दिया। ऑब्वियसली वो एक बहुत बड़ी दरार आई है जो आज तक फिल नहीं हुई है। उसके बाद आपने शाहीन को उतार के फिर बाबर को बना दिया, आपने फिर बाबर को उतार दिया। मतलब मैंने तो यार 25-30 बल्कि 35 साल हो गए मुझे क्रिकेट से इन्वॉल्व, मेरी फैमिली की बहुत सारी तो फिर तो इन्वॉल्वमेंट आपको है। डेफिनेटली पता होगा मैंने कि 90s के बाद से सारी जो है वो पॉलिटिक्स ही चली है। तब तक हमने देखा कि मेरिट पे सारी चीज़ें होती रही। उसके बाद लेग पुलिंग का बहुत ज़्यादा रुझान रहा पीसीबी में। अहमद सईद साहब, फाज साहब तो कह रहे हैं कि जनाब ये तो वाइस वर्सा हो गया, जिसको T20 का कप्तान हो चाहिए था उसको ODI का बना दिया, ODI वाले को T20 का बना दिया। शाहीन की रिसेंट पास्ट में तो परफॉर्मेंस उस तरह की है नहीं है। वो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस को लेकर, अपनी बॉलिंग को लेकर। बैटिंग में तो चले वो खुद को ऑलराउंडर कहते हैं, बट वो हमें भी पता है कि वो ऑलराउंडर नहीं है। तो इस सूरत में कप्तान पे ऑलरेडी प्रेशर होता है। एक तो कप्तानी का प्रेशर, दूसरा आपकी अपनी कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है। तो ऑन व्हाट बेसिस आप कैसे लीड कर सकते हैं पाकिस्तान को? आगे चल के आपके लिए तो खासी मुश्किल होने वाली है। देखें, शाहीन को किसने जबरदस्ती मुसल्लत किया पाकिस्तानी टीम के ऊपर? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बिठाया ना। और जाहिर है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो लोग बैठे हुए हैं वो भी जहन में रखते ही होंगे कि किस प्लेयर की क्या परफॉर्मेंस है, क्या उसकी कारकर्दगी है। प्रॉब्लम यह है कि जब हम मेरिट्स की बात करते हैं ना, तो मेरिट्स तो वहाँ होते हैं जहाँ पर ये तयन किया जा सके कि जो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं वो मेरिट्स का तहफ़्फ़ुज़ कर पाएंगे। जो लोग खुद मेरिट पर नहीं आए हैं वो आगे फैसले क्या मेरिट पर करेंगे? शाहीन अफरीदी को जिन लोगों ने अपॉइंट किया वो मेरिट पर आए हैं। सलमान अली आगा को जिन लोगों ने अपॉइंट किया वो मेरिट पर आए हैं। तो जब उन लोगों का ही मेरिट फॉल्टी है जिसके मुताबिक उन्हें टीम बनानी है, तो वो आगे फैसले क्या करेंगे? यही फैसले करेंगे। शाहीन अफरीदी की परफॉर्मेंसेस ODI क्रिकेट में किसी से ढकी छुपी नहीं है। शाहीन उस सीरीज में भी जब पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया था, मतलब ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की जिन सीरीज की बात करते हैं रिजवान की कप्तानी में जीते थे, देखें वो कंडीशन ऐसी थी कि उनमें पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स को हेल्प मिलनी ही मिलनी थी। हारिस रऊफ की आपने बात की अब इंट्रो के अंदर, तो हारिस रऊफ को ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच खिलाने की बात भी इसलिए जाती है कि हारिस रऊफ वहां पर हमेशा अच्छी बॉलिंग करते हैं। लेकिन जितनी क्रिकेट इन दोनों बॉलर्स ने खेल ली है, क्या अभी भी इनको कंडीशन डिपेंडेंट होना चाहिए? 8-8 10-10 साल की इंटरनेशनल क्रिकेट है, इसके बाद भी आप अगर अभी भी ये इनका एनालिसिस करते हुए ये बात करते हैं कि इनको फलां पेज के ऊपर हेल्प मिलती है, फलां पर नहीं मिलती है,
तो फिर एक्सपीरियंस क्या होता है, फिर सीखा क्या है आपने? अनफॉर्चुनेटली हुआ यह है, जो स्किल सेट की आप बात कर रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट में जो मैचअप का रुझान आया ना, इस मैचअप के रुझान ने प्लेयर्स के जो स्किल्स हैं उनको महदूद किया है। लड़कों के जहन में ये बात, फॉर एग्जांपल एक मैचअप ये होता था कि लेफ्ट हैंडर के आगे जो है वो आपने ऑफ स्पिनर लगाना है, राइट आर्म ऑफ स्पिनर, उसके अलावा नहीं उसको लगाना। इसी तरह कल उस मैच को तोड़ा नहीं है मोहम्मद नवाज ने आके, उसने हसरंगा को नहीं आउट कराया, उसने मैच चेंज नहीं किया कल आके। तो अनफॉर्चुनेटली होता ही है कि जो मैचअप्स की आप बात करते हैं ना, उससे प्लेयर्स के स्किल महदूद होते हैं। लेकिन 8-8 10-10 साल बाद क्रिकेट खेलने के बाद भी अगर हम यहाँ बैठकर शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ के बारे में ये एनालिसिस दे रहे हैं कि वो वहां पे परफॉर्म करके देते हैं जहां उनको पिच में हेल्प मिलती है, तो मेरा ख्याल है कि 10 साल क्रिकेट खेलने के बाद भी उन्होंने कुछ नहीं सीखा है। और कल की जो पिच है, अगर उसके ऊपर मैं बात करूं तो बहुत वेवर्ड बॉलिंग की शाहीन आफरीदी ने, 6 उनकी वाइड बॉल्स हैं, कोई उन्हें समझ नहीं आ रही कि कहां पर जाकर बॉल करना है। अभी तक वो अपने उस बचगाना माइंडसेट से बाहर नहीं आ रहे कि अगर उनको पहले ओवर में दूसरे ओवर में विकेट ना मिले तो उसके बाद समझ नहीं आती है उन्हें कि क्या करें। अभी तक उनके जहन के अंदर वही रिकॉर्डिंग चलती हैं, वही रील चलती हैं कि पहले ओवर में वो आउट करते थे, पहले ओवर में उनके विकेटों के दाद गिनवाई जाती थी और उसके बाद जो है वो उनको हीरो बनाकर पेश किया जाता था। इसी किस्म की ब्रांडिंग पहले बाबर आजम की हुई, अब इस तरह की ब्रांडिंग शाहीन आफरीदी की हो रही है। एक विकेट ये लेते हैं, उसके बाद तूफान बरपा हो जाता है कि पता नहीं हमने वसीम अकरम प्लस पैदा कर दिया। हमने कल भी इसके ऊपर बात की है कि जो विकेट्स वो हासिल करते हैं उनकी कैफियत ये है कि 8 जब खिलाड़ी आउट होते हैं ना, फिर वो आगे बॉल पकड़ते हैं और आखिर 2 खिलाड़ी आउट करते हैं। कल उनसे वो भी नहीं हो पाया। बिल्कुल ठीक है, एक ब्रेक लेने की डिस्कशन हमारी जारी है, ब्रेक के बाद वापस आती न्यू करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका ओडीआई सीरीज की, जो कि पाकिस्तान ने पहला मैच अपने नाम कर लिया और 1-0 की बढ़ती इस वक्त पाकिस्तान ने इसमें हासिल की हुई है। लेट्स सी कल जो मैच होना है दोपहर 2:30 बजे, उसमें पाकिस्तान की परफॉर्मेंस किस तरह रहती है। अगर साउथ अफ्रीका वाली बात कीजिए तो पहला पाकिस्तान जीता, दूसरा साउथ अफ्रीका और तीसरा जो है वो फाइनल की ऐसे स्टार्ट कर गया था। ब्रेक पे जाने से पहले हारिस रऊफ और शाहीन आफरीदी की बात हो रही, क्योंकि हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं, ये हमारी बॉलिंग लाइनअप की जान है, बैकबोन इनको समझा जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर बात की जाए, हारिस ने स्टार्ट में 3 विकेट तो लेके दी, वहीं से मोमेंटम जो है वो जीत की तरफ हमने कदम बढ़ाया। लेकिन अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस देखिए, 10 ओवर में 61 रन दिए, 61 रन हारिस रऊफ ने कंसीड किए और 4 खिलाड़ियों को आउट किया। नसीम शाह ने जनाब 55 रन दिए, उन्होंने 2 खिलाड़ियों को आउट किया और कप्तान जी जो है 10 ओवर्स करवा के 50 रन देखे, उन्होंने कोई भी खिलाड़ी आउट नहीं किया। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े गिरे शिकवे करते हुए दिखाई दे रहे थे हारिस रऊफ साहब। ये इन्होंने कहा है कि जनाब आप एक मैच बुरा होता है तो आप पिछले 10 मैचेस जो हैं वो भूल जाते हैं कि 10 मैचेस अच्छे भी हुए। तो हारिस रऊफ के कौन से ऐसे 10 मैचेस हैं आपको अगर याद हो तो सर हमारे नाज़रीन के लिए बता दें, कौन से ऐसे 10 मैचेस हैं जो उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ है और फिर एक मैच बुरा हुआ है तो उन पर तनकीद शुरू हुई है जिसको वो दिल पे ले गए। भाई ये तो श्रीलंका का जो प्लेयर था ना लास्ट वाला, ये उसने सेकंड लास्ट बॉल पे अगर वो रिवर्स स्वीप वाला पंगा ना लेता तो हम मैच हार गए थे। तो हाँ, और ये वाली परफॉर्मेंस भी जो है ना लोगों ने भूल जानी थी। ये तो हारिस साहब शुक्र करें कि मतलब हमारी देखो, एक ये जो विन्स होती है ना, ये मोमेंटम से जीती जाती हैं। हम लोग लैक ही मोमेंटम पे करते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ, जो लास्ट साउथ अफ्रीका वाला मैच था उसके अंदर हमने रन्स करने शुरू किए और उसके बाद एकदम हमारे आउट होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह हम अगली टीम को अगर हमने 3 4 5 आउट कर लिए में, हम वहां पे पार्टनरशिप लगवा देते हैं। बेसिकली क्रिकेट जो है ना वो मोमेंटम और रिदम का काम है। अगर आप मोमेंटम जहां तोड़ोगे वो अगला मोमेंटम पकड़ लेगा, क्योंकि वो भी तो खेलने आया हुआ है। तो हारिस रऊफ साहब को जो है ना, मतलब मैं क्या बोलूं यार, मुझे तो हारिस पे इंडिया का गुस्सा अभी तक बहुत ज्यादा है। ये तो कहीं मुझे मिला नहीं है, मैं तो तबीयत साफ कर देता होता हूँ बंदों की। ये कोई स्टार है, इसको ये शर्म करनी चाहिए। स्टार वो होता है जो 365 दिनों में ना को 350 दफा जिताए और कोई 10-5 गलतियां मानी जा सकती हैं। जिस तरह वसीम अकरम था, वकार यूनुस था, इन लोगों को चाहिए ये ना बैठ के मैंने 15-20 दिन हुए में, मैं आजकल ना क्रिकेट की हिस्ट्री पे और लेगेसी पे काम कर रहा हूं। अब यकीन मानो मैं डेली रात को बैठ के ना 79 से मैं शुरू हुआ हूं, अब मैं कोई 87 पे आ गया हूं। मैं सारे पुराने मैचेस देख रहा हूं दोबारा से, एक एक प्लेयर की टेक्निक देख रहा हूं। हालांकि मैं ना सिलेक्टर हूं, ना कोच हूं, ना क्रिकेटर हूं, हाँ मैं एनालिस्ट हूं। तो मैं इतना काम करता हूं सिर्फ कि मैंने आके 15 जो 20 मिनट बोलना है ना,
मैं लॉजिक से बोलूं, मुझे कोई चैलेंज ना कर सके। और ये इतने प्रोफेशनल लोग हैं कि ये अपनी टेक्निक्स पे ही नहीं काम करते। इन सारों की टेक्निक खराब है। जो हमारे ऊपर के टॉप 3 4 5 बैट्समैन हैं, हमारे बॉलर्स की सारी टेक्निक खराब है। इनके हेडफॉल कर रहे हैं, किसी का पांव टेढ़ा आ रहा है, किसी का पांव सीधा ही नहीं आ रहा। अब मुझे आप एक बात बताएं, हारिस रऊफ से बंदा पूछे कि यार ये तू बॉल करने के बाद गिर क्यों जाता है? ये हर जगह पे गिर रहा है। इसके या तो स्पाइक्स खराब है, इसका बॉडी बैलेंस नहीं सही है। और इसको आज तक किसी ने ये नहीं बताया, बार अजहर महमूद साहब बैठे हुए हैं, कि जितने भी ग्रेट बॉलर्स हुए हैं ना, वो स्टंप के साथ आके बॉल करते हैं। उससे लेग बिफोर का आपका चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब मैगरा देख लें, मोहम्मद आसिफ देख लें, वसीम अकरम देख लें। हाँ, आपने जो बॉल अंदर लाना है वो आप साइड ऑफ द विकेट जाके या साइड ऑफ द क्रीज जाके बॉल करते हो। आप हारिस रऊफ की बॉलिंग देखें, वो हर बॉल जो है ना वो साइड ऑफ द क्रीज जाके कर रहे हैं। जो अंदर लाना है वो भी, जो उसने थोड़ा सा आउट स्विंग करना है वो भी। उससे बैट्समैन उसके एंगल को पहले ही पक्का हुआ होता है। ये तो कल कुछ किस्मत हुई है। हाँ, कि वो अर्ली विकेट मिल गई, अर्ली विकेट्स इनको 3 मिल गई, कुछ उनकी अपनी गलतियां भी हैं। एमएसए साहब, जिस तरह से रिफात साहब भी बता रहे हैं कि इनका तो एंगल ही नहीं ठीक, इनका तो बैलेंस ही नहीं रहता, वो हर दूसरे बॉल पर गिर जाते हैं। लेकिन हारिस रऊफ साहब खुद कहते हैं कि जनाब हम भी इंसान है, मैं कोई रोबोट नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। और इस तरह के गिले शिकवे उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस जब भी वो पूछे बंदा कि सीमेंट विकेट में बॉलिंग कर रहे हो, जब पैर स्लिप हर ग्राउंड में हर पिच पे ये बंदा गिरता है, इससे पता क्या होएगा? खुदा ना खास्ता किसी दिन बड़ी सख्त किस्म की इंजरी हो जाएगी। हाँ बिल्कुल। तो वो कहते हैं कि जनाब थोड़ा सा लिवरेज हमें भी दे दें, लेकिन लिवरेज का मार्जिन वो हमें दें कि कभी हम भी उनकी तारीफ करें। अब देखें ना, सूरत हाल ये कि वो 4 आउट कर दिया लेकिन फिर भी उनकी तारीफ नहीं हो रही, तो क्या करे आखिर में सही साहब? अच्छा, मैं वो जो 10 मैच हारिस रऊफ साहब ने कहे हैं ना जी, ये मेरे सामने पूरी लिस्ट पड़ी हुई है उनकी बॉलिंग की ना, जो उन्हें वनडे क्रिकेट में 52 जो मैच उन्हें खेले। अच्छा। खुदा की कसम इसमें वो 10 मैच नहीं मिल रहे जिसमें हारिस रऊफ ने परफॉर्मेंस दी है। आप परफॉर्मेंस सुनना चाहते हैं मेरे से? मैं सुनाता हूँ आपको परफॉर्मेंस। जी। हारिस रऊफ ने कल 10 ओवर किए, 61 रन दिए हैं, 4 विकेट। ठीक है, उन्होंने एक स्पेल कराया जिसमें मैच पाकिस्तान के साइड हुआ। अच्छी बॉलिंग। हारिस रऊफ न्यूजीलैंड के अगेंस्ट मैच में मैदान में उतरते हैं 10 ओवर 75 रन, जब पाकिस्तान की टीम अभी न्यूजीलैंड गई थी। ठीक है। उसके बाद हारिस रऊफ साहब 7 ओवर 52 रन। उसके बाद हारिस रऊफ साहब, जब न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आई थी, 10 ओवर में 83 रन कंसीडर किए थे आपने। ठीक है, आपको याद होगा वो मैच। उसके बाद जब साउथ अफ्रीका की टीम पाकिस्तान आई थी तो 7 ओवर में 42 रन और कोई विकेट नहीं मिली थी आपको। अच्छा। ओडीआई वर्ल्ड कप में, जो इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ था पाकिस्तान का, मैं परफॉर्मेंस बताता हूँ आपको हारिस रऊफ साहब के। 10 मैच मुझे नहीं मिल रहे, 9 मैच खेले पाकिस्तान ने। अच्छा। 7 मैचों में हारिस रऊफ साहब की जो इकोनॉमी रेट है वो 7 के अराउंड घूमता है ओडीआई क्रिकेट में। 8 ओवरों में 83 रन कंसीड किए थे इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के मैच में, आपको याद होगा। 369 68 समथिंग रन ऑस्ट्रेलिया ने बनाए थे। 8 ओवरों में 82 83 रन इन्होंने कंसीड किए थे न्यूजीलैंड के मैच में, जब न्यूजीलैंड 400 कर गया था। सिर्फ 2 टीमें ऐसी हैं जिनके खिलाफ हारिस रऊफ का इकोनॉमी रेट लेस देन 6 है, और वो नेदरलैंड और बांग्लादेश की टीमें हैं। ये टोटल परफॉर्मेंस है आपकी ओडीआई की। हारिस रऊफ बिल्कुल उस बच्चे की तरह बिहेव करने की कोशिश कर रहा है जो खुद उस स्कूल में पढ़ता होता है जहां पर उनके वालिद या वालिदा प्रिंसिपल होते हैं। भाई, तुम्हारी जो औकात है ना टोटल वनडे क्रिकेट में, वो टोटल ये है कि तुम उन टीमों के खिलाफ, ये पूरी मेरे सामने लिस्ट पड़ी हुई है, सिर्फ जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, नेदरलैंड्स, इस कैलिबर की टीमों के अगेंस्ट आपको हारिस रऊफ का इकोनॉमी रेट लेस देन 6 मिलेगा। आप जब भी फुल मेंबर टीम के अगेंस्ट मैदान में उतरते हैं, आपको 70-80 रन वो सवाब समझ के मारते हैं। एग्जैक्टली। 70-80 रन देकर आप 3 आउट कर भी जाए ना, तो उसमें से भी 2 खिलाड़ी वो होते हैं जो आपने टेल में आगे आउट किए होते हैं। आपको याद नहीं है ऑस्ट्रेलिया ने आपका क्या हशर किया था बेंगलोर के मैच में, वर्ल्ड कप में, जब आपको इन्हें पकड़ा दी थी पावर प्ले के अंदर बॉल। इंडिया वाले वर्ल्ड कप में पावर प्ले में हारिस रऊफ ने 6 ओवर करवाए थे और 90 रन कंसीड किए थे। शर्म नहीं आती इसको ये बात करते हुए? और ये कह रहा है अच्छा, और जो सवाल हुआ था ना, वो हुआ था एशिया कप के फाइनल का। एशिया कप के फाइनल में बड़ा बॉलर, अगर आप बड़े बॉलर थे तो आपको उस बड़ी स्टेज के ऊपर आके परफॉर्म नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल। अब मेरे से आप अपने T20 के स्टैट्स भी सुन लीजिएगा, अगर आपको ज्यादा शौक है अपने। आपके वाकई वो 10 मैच नहीं निकलने 50 में से जिनके बारे में आप कहते हैं वो 10 मैच हमने अच्छे खेले हैं। तो भाई, अगर आपने एक मैच जितवा दिया पाकिस्तान को,
तो अपनी औकात में रहें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप कल उनका एटीट्यूड आकर देखें, वो किस किस्म का वो जो उनका एटीट्यूड है, मीडिया का वो डील कर रहे हैं और मीडिया को वो ऐसे डील कर रहे हैं जैसे उनका को मतलब स्कूल का टूर्नामेंट हो रहा है। ये एटीट्यूड है हारिस रऊफ का। और मुझे नहीं समझ में आ रही कि वो लोग क्या भंग पी कर बैठे हुए हैं, उनको नजर नहीं आता कि लड़के को डिसिप्लिन कैसे करना है, उनको नजर नहीं आता कि अब हारिस रऊफ ने कौन सी परफॉर्मेंस दी थी कि वो टीम में वापस आ गए हैं। अगर तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस तरह चलाना है और इस तरह का एटीट्यूड, ये लड़के, इन लड़कों का एटीट्यूड कल को, मैं आपको आज बता रहा हूं ऑन कैमरा, इन लड़कों का एटीट्यूड कल को पीसीबी के गले का पट्टा बनेगा। ये वो लोग हैं जिन्होंने इंटरनेशनली जाके हमारे कौम को रिप्रेजेंट करना है। प्लेयर्स को एम्बेसडर कहा जाता है कौम का। हमारे एम्बेसडर्स का ये हाल है कि उनको मीडिया को डील करना नहीं आता। आज तक सुना आपने कभी स्टीव स्मिथ के मुंह से या जो रूट के मुंह से या रोहित शर्मा, विराट कोहली के हम रोबोट नहीं है, हम इंसान है? भाईजान, बड़ा प्लेयर जो होता है ना, वो जितना बड़ा होता है ना, उसके जहन में ये बात आती है कि मुझे हर मैच में बिल्कुल वैसे ही परफॉर्म करना है जिस तरह मेरे ऊपर पहले मैच में परफॉर्म करने का प्रेशर था। बिल्कुल ठीक है। मसला ये है कि कोई प्रेशर है ही नहीं इनके ऊपर, इनको पता है कि हम उस फ्रेंचाइज से हैं जिस फ्रेंचाइज से टीमें बनती हैं। मेरे पास वक्त खत्म हो गया है। फात साहब, आपका बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में भी आपको जरूर लाएंगे और ये इन्हीं मौजूदात पर बात करेंगे कि आखिर कब तक पीसीबी जो है वो इस तरह के लोगों के हाथों जो है वो मजबूर होता रहेगा। पता नहीं पीसीबी मजबूर है या ये लोग मजबूर हैं। ये मजबूरी बने में पीसीबी जो इनको मौके दिए जा रहे हैं, बहुत सा टैलेंट पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको आगे आने का मौका नहीं मिल रहा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।